सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विथ अनदर वीडियो। अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक और चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो अभी सुनो ध्यान से, अभी हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तुमको मास्टरी करा के भेज देंगे, ये हमारा गारंटी है कि हम आपको करा देंगे मास्टरी और आप बन जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से मास्टर। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग मास्टरी करना। मास्टरी कैसे करेंगे सर? चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें जो भी इक्वेशन तुम देखोगे वो लीनियर इक्वेशन होगा। अभी तुम पिछला चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, पिछला चैप्टर में बताया गया था कि जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो इसमें भी सर मैक्सिमम पावर तो कुछ 1 ही होगा। क्या होगा सर? मैक्सिमम पावर 1 होगा। इसमें 2 वेरिएबल होगा, लेकिन वेरिएबल मतलब सर कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं समझ में आता है। तो सुनो, दो चीज होता है तुम्हारे जीवन में, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है कांस्टेंट हो गया और दूसरा होता है वेरिएबल। तो सुनो, कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट कौन होता है? वेरिएबल कौन होता है? ठीक है, कांस्टेंट मतलब तो जो तुम्हारे जीवन में कभी ना बदले, जैसे तुम्हारा प्यार उनके लिए कभी नहीं बदलता है, तो तुम्हारा कांस्टेंट है। कौन नहीं समझे? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे उससे तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रहा है, जैसे 4, 5, 15, 20 एग्जैक्ट पता चल रहा है ना कितना है ना। जैसे तुम बोलेंगे 5 आम लेके आओ, तो एग्जैक्ट तुम 5 ही आम लेके आओगे, सब कोई गिनेगा तो उसको 5 ही बोलेगा। तो ये जो तुम देखते हो 1, 2, 5, 8, जैसे ये न्यूमेरल्स तुम देखते हो, न्यूमेरल मतलब गिनती जो तुम देखते हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होता है बदलने वाले लोग। कौन होते हैं? बदलने। जैसे कि तुम्हारी एक्स, अरे मतलब अरे यार तुम भी वही हो। एक्स मतलब वेरिएबल होता है, वैसे ही वाई भी वेरिएबल होता है, वाई भी वेरिएबल होता है। तो एक्स या वाई वेरिएबल होता है। आया समझ में? वो होता क्यों है सर? होती भी है, हाँ होती भी बोल सकते हो। होती है या होता है? एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है सर। होती भी है। अदरक का स्वाद तो बंदरिया भी नहीं जानती है, तो बंदर क्यों बदनाम है ना? वही बात है। तो x वेरिएबल होता है, y भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता है, उसके बारे में तुमको पता ही नहीं है कि वो कौन है, तो वो x होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब x का क्या मतलब है? जैसे x बोले तो उससे बोले अगर x आम लेके आओ, तो तुम कितना आम लेके आओगे? कुछ पता ही नहीं है। x मतलब 4, 10, 5, x का वैल्यू तो सर कुछ भी हो सकता है। तो जब एग्जैक्ट तुमको पता ही नहीं होता है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, और नहीं तो कांस्टेंट हो जाता है। समझ में? एग्जैक्ट वैल्यू है तो कांस्टेंट हो जाता है। अब आ जाता है बात कि सर ये कैसे लिखेंगे। पूरा चैप्टर में तुम देखोगे कि 2 इक्वेशन तुमको देगा। कितना इक्वेशन देगा? देखो सर 2, पहला और दूसरा। पहला इक्वेशन में सब चीज को दिखाओगे तुम, a1 x, वेरिएबल 2 रखना है तो एगो x रखोगे तो दूसरा क्या रखना पड़ेगा? b1 x प्लस c। ये पहला इक्वेशन रहेगा, a1 x, b1 x और c1। दूसरा क्या होगा? a2x b2x प्लस c2। ऐसा समझ में आया? मतलब x के बगल में a, y के, अरे रे दोनों x लिख दिए क्या? सॉरी गलती हो गया है। ऐसा नहीं रहता है, ऐसे रहता है कि एक x रहेगा तो दूसरा y ना रहेगा, तो b1x और प्लस में c। ये क्या होगा? b2y प्लस में c। ये रहता है a1x b1y, b1 नहीं दिख रहा होता, ऐसा देखो, b1y और c1 हो गया। ये क्या हो गया? c2 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? a1x b1y और c1, a2x b2y c2। आया समझ में? तो a1 b2 c2 c1 समझ में आया? ये 2 इक्वेशन होंगे तुम्हारे पास। अब बात आता है सर कि वेरिएबल कितना है? तो 2 है। देखो एक x है, एक y है, एक x है, एक y है। आया समझ में? तो 2 वेरिएबल भी है, तो लीनियर इक्वेशन है सर। हाँ सर, क्योंकि पावर तो एक ही दिख रहा है, पावर एक ही है ना, तो पावर जब एक होता है तो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितना है? 2, तो वेरिएबल कितना हो गया? 2। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आया? इसमें वेरिएबल 2 है और इक्वेशन कैसा है? लीनियर है ना? बात समझ में आ रहा है यहां तक? अब आ जाता है बात कि सर इसको सॉल्व करने के लिए एकदम तरीका क्या है। तो सुनो, जो भी तुम इक्वेशन देख रहे हो, क्या देख रहे हो बाबू? इक्वेशन देख रहे हो, इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन जो तुम देखोगे इसमें हो सकता है इक्वेशन 2 टाइप का। इक्वेशन कितना टाइप का हो सकता है सर? 2 टाइप का इक्वेशन होगा। अब रट के रखोगे, पहला होता है कॉन्सिस्टेंट। क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, रट के रखो। पहला क्या बोले थे? कंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। 2 इक्वेशन याद किए कि नहीं किए? 2 याद हुआ कि नहीं? रट पा रहे हो? पहला क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट। दूसरा क्या हो गया?
इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, याद हुआ। अब देखो कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि उसके पास सॉल्यूशन तो होगा, एटलीस्ट क्या होगा, उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कम से कम तो एक सॉल्यूशन इसके पास बनता है। आया समझ में, कम से कम एक सॉल्यूशन तो बनता है। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, एक सॉल्यूशन तो बनता है भाई, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना चाहिए। और इसके पास नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सर ये तो समझ गया कि कंसिस्टेंट क्या होता है, कम से कम तो एक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि उसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो कंसिस्टेंट होता है सर, क्या इसके भी टाइप होते हैं? तो हाँ बाबू, इसके भी टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं सर? इसके होते हैं तुम्हारे दो टाइप। इसके कितने टाइप होंगे? दो टाइप। पहला टाइप इधर रखेंगे और दूसरा टाइप इधर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होता है सर? सर हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हो, तो हो सकता है कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन हो सकता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो कैसा होगा बाबू? यूनिक नहीं होगा। तुम्हारे हिसाब से देखो तो वो कैसा होना चाहिए? तब तो यूनिक हो जाएगा सर। एक ही सॉल्यूशन है तो यूनिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा सर? यूनिक। समझ में आया? कैसा होगा? यूनिक होगा। आया समझ में? अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक। अच्छा सर हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो जाए, है ना? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर इसको मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है सर। सर एक बात बताइए कि एक सॉल्यूशन होगा तो उस लाइन को कैसा बोल देंगे? उस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सॉल्यूशन मतलब उस लाइन को बोल सकते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बोल सकते हैं सर? इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ रहा है। सर मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोल देंगे? पक्का मेनी सॉल्यूशन कब होगा? देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होने का क्या मतलब है कि लाइन ऐसे काट दिया एक बार एक दूसरे को, है ना? तो एक दूसरे को जब काटेगा तो एक यहीं पे ना काट रहा है बाबू, बाकी कहीं काटेगा ये। अभी तो ये तो जाएगा तो इधर बहुत दूर तक जाएगा, तभी भी कभी भी आपस में नहीं मिल सकता है। ये भी बढ़ेगा तभी भी आपस में कभी भी मिल नहीं सकता। उल्टा जितना बढ़ाओगे उतना गैप बढ़ रहा है, तो कभी एक दूसरे को काटेगा अब आगे चल के? नहीं काटेगा। या इधर ही देख लो, कभी काटेगा एक दूसरे को? नहीं काटेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एक बार लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाता है तो जीवन में कभी आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे को नहीं काट सकता है। तो ये लोग जीवन में बस एक बार मिलते हैं और अनंत समय के लिए अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे लाइन को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग। आया समझ में? जैसे तुम मिले थे और वो मिली थी, एक बार तो मिले थे, उसके बाद जीवन में सब अलग अलग हो गया। बात समझे? ये सब बहुत समझ में आना। पढ़ाई भी उतना पढ़ाई भी समझ में आना चाहिए ना, न तो चल जाओगे जय बा हमार का लेवा ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन का बात करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा सर? सर जब ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो कभी भी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, और उनका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को हर जगह पे काट रहा होता है और लगातार एक दूसरे के साथ हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हर जगह हर पॉइंट ही एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो हर पॉइंट को बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसे लाइन को क्या बोल देते हैं सर? कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। आया समझ में? ऐसा क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या मेनी सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन किसका होता है? कभी सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। सर कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है पैरेलल लाइन में। जैसे पैरेलल लाइन चल रहा है, कभी एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा। लेकिन जीवन भर साथ तो चलेगा। हाँ जीवन भर साथ चलेगा, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है, कौन सी होता है बाबू? पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन। तो आया समझ में क्या होता है पैरेलल लाइन? अब बोलोगे कि सर एक और चीज, इस पे क्वेश्चन भी पूछता है ना, कि सर इंटरसेक्टिंग कब होता है, कोइंसिडेंट कब होता है? तो केस क्या होता है इसका? केस याद रखोगे। ये तीन केस है कि लाइन कैसा हो सकता है? तीन टाइप का हो सकता है। अगर दो लाइन साथ चल रहा है तो तीन टाइप हो सकता है। या तो दोनों एक दूसरे को एक बार काट दे, या तो दोनों एक दूसरे को ऊपर आ जाए, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो तीन केस हो सकता है। तीनों केस के लिए तुम याद रखोगे कि अगर ये वाला केस तुम याद रखते हो कि इसमें कैसा होता है, इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है तुम्हारा A1/A2। इसमें क्या होता है? A1/A2 जो होता है ये कभी भी बराबर नहीं होता है B1/B2 के, और इसको बोल देते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन रटो बाबू। कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं? जब A1/A2
बराबर हो जाता है B1 बाई B2 बराबर हो जाता है C1 बाई C2 के। अब एक जादू वाला बात है, A1 B1 नहीं समझ में आ रहा है, A1 B1 A2 B2 C1 C2 यही से लिया गया है, आया ना समझ में, यही से लिया गया है। तो ऐसा चेक कर लोगे। अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि पैरेलल लाइन कब होगा, तो हम बोल रहे हैं A1 बाई A2 बराबर तो होगा B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के। तो ऐसा कभी भी होता है तो इसको क्या बोल देते हैं बाबू, पैरेलल लाइन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन, है ना। सर ये तो हमको समझ में आ गया है, हम कंपेयर भी कर लेंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। सर एक एग्जांपल दीजिएगा कि कैसे पैरेलल चेक करेंगे, कैसे इंटरसेक्टिंग होता है, कैसे कोइंसिडेंट होता है, कैसे पैरेलल होता है, ये चेक करने के लिए बिल्कुल दिया जाएगा आपको। ठीक है, पहले यहां तक तुमको छापा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, तब जाके काम बनेगा। मन है स्क्रीनशॉट लो, जो करना है कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, जैसे करना है करके इसको पहले लिखोगे। लिखने के बाद से हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो दिखेगा तुमको खाली पेज। खाली पेज क्यों है सर, देखो ऐसा मान लो एक इक्वेशन तुमको ऐसा दे देता है। पहला इक्वेशन देता है कि 4x प्लस 3y प्लस 5, और दूसरा दे देता है तुमको कि 4x प्लस 8y प्लस 3। अब पूछा तुमसे कि ये जो लाइन होगा, ये दोनों जो तुम देख रहे हो, इसमें A1 ये होगा, B1 ये होगा, C1 ये होगा। A1 माने A2 B2 C2 होगा। सर ये वाला लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा, कैसा बनेगा? ये दोनों मिलकर जब ग्राफ पे लाइन बनाएगा तो कैसा लाइन बनेगा? तो देखो ध्यान से, इसमें चेक करो, A1 बाई A2 निकालो। A1 बाई A2 कितना आ रहा है बाबू, 4/4, जो कि कट के आ जाता है 1, तो A1 बाई A2 आता है 1। B1 बाई B2 निकालो, B1 बाई B2 आ रहा है तुम्हारा, B1 कितना है बाबू 3, B2 कितना है 8, जो कि 3/8 ही रह जाएगा। तो ये तो इसके बराबर हुआ नहीं, ये तो इसके बराबर नहीं हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि A1 बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। तो क्या हो गया, ये वाला लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा सर। ऐसे ही कर लोगे, वो कुछ भी देगा, ऐसा कुछ भी देगा, चेक करने के लिए बोलेगा तुम A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 निकाल के देख लोगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मान लो कि अगर आता है तुम्हारे पास कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, कोइंसिडेंट होगा सर। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2, पैरेलल होगा सर। A1 बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, इंटरसेक्टिंग होगा सर। सर गाना लग रहा है, पढ़ाई भी कर लो, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन कैसा मिलेगा इसमें, क्वेश्चन मिलेगा देखो, ये है क्वेश्चन, ये है मतलब इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है दूगो। तो बोल रहा है कि पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट, बोल रहा है कि द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन वेयर ए बी आर इंटीजर इफ बोल रहा है ए बी इंटीजर है, तो पैरेलल लाइन बनाना है तुमको। बोलो क्या बनाना है बाबू, पैरेलल लाइन। कैसे बनेगा, तो देखो इसको लिखते हैं पहले। क्या है पहला इक्वेशन, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9, पहला है। और दूसरा क्या इक्वेशन है बाबू, ये है पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है कि 3x प्लस by इज इक्वल टू 18, ये है। अब बोलो पैरेलल करना है ना, तो सबको बराबर करना होगा, तो बोलो a को रखना पड़ेगा हमको 3, ताकि A1 बाई A2 बाजे कितना 18, 9 दूना 18। पैरेलल करना है, क्या करना है, पैरेलल करना है। पैरेलल करने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब C1 बाई C2 आ कितना रहा है, 9/18, मतलब 1/2 आ रहा है, 1/2। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों को 1/2 ना लाए। तो यहां देखो a है 3, a को हम 3 ले लेते हैं, a को कितना ले लेते हैं 3, ताकि 3/3 कितना आ जाएगा, 3/3 तो आएगा 1, बोलो ना 3/3 तो 1 आएगा, 1/2 नहीं ना आया, बात सही है। अब हमको इसको इस तरीके से लेना है, B1 बाई B2 को इस तरीके से लेना है ताकि वो भी 1 आ जाए, तभी ना A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर होगा। C1 बाई C2 के बराबर तो नहीं करना है, तो B को भी हम ले लेते हैं 2, तभी ना क्या हो जाएगा, देखो B1 बाई B2 देखो ऊपर 2 है, पहले B को ले लिए 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म, अब बच गया 1। तो देखो A1 बाई A2 बराबर आया है B1 बाई B2 के, लेकिन C1 बाई C2 तो 1/2 है, जो कि ये दोनों के बराबर नहीं है।
तो क्या हो गया, a1/a2 हो गया, b1/b2 क्या, c1/c2 बराबर नहीं हुआ, आंसर हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 या b इज इक्वल टू हो गया 2। इतना आसान है, इतना इजी है, अगर तुमको इतना आता है तो काम बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ये वाला कंडीशन जिसको याद होगा उसी से तो बन पाएगा, इसलिए ना बोले थे कि रट के रखो कि कब कोइंसिडेंट होगा, कब पैरेलल होगा, कब ये होगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ लेट के देख रहा है तो बच्चा तो मैथ पढ़ रहा है, लेट के कैसे देख सकता है गधा है? कॉपी लो, पेन लो, बना के चेक करो, मास्टर से पहले वीडियो को पॉज करो, फिर बनाओ, तब आगे बढ़ो। आया समझ में? नहीं तो उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्या है, इसमें बोल रहा है इक्वेशन तुमको दिया हुआ है ऐसा और वैसा, ठीक है, आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो बताओ एम का वैल्यू क्या? एकदम सेम क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लोगे तो एकदम आराम से कर लेना, तुम्हारा पिछले जैसा ही है, पिछला जैसा बस लगाओगे कि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 कर देना, आंसर आ जाएगा, एम का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको खुद से कर लो, है ना। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ के बताना है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुमको दिया है ये और ये, ठीक है, अब नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? लाइन पैरेलल, फिर पैरेलल का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, खुद बनाओ। समझ में आया? पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल, रट के रखना ना, पीछे वाला टेबल जो लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू में नहीं लिखवाया गया है, ठीक है। तो इसको तुम बना के देखोगे, तुमको कैसा लग रहा है, उसके बाद से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बाबू एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना क्या है, ध्यान से देखो। बोला कौन चीज है, ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, सुनो। रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का रेशियो जो है, एंड द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देखो रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7:1। आसान है, एकदम आसान है। लेट क्या बोलेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, चाहे फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू x। पहला डिजिट को क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। देन सेकेंड डिजिट, देन नहीं, एंड सेकंड नहीं होता है, सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू y। ऐसा मान लेते हैं कि एगो x है, दूसरा क्या है, y है, ऐसा मान लो। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोला है पहले कि रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है उसका रेशियो निकालना था। पहले सम ऑफ द डिजिट, तो सम कैसे करेंगे बोलो? टेंस वाला जो है उसको 10x लिखना पड़ेगा। अगर ये देखो x और y है, तो जो 10th डिजिट पे होगा, मतलब 10 नंबर जो पे होगा, वो 10x प्लस y होगा, नहीं समझे? अगर x और y लिखते हो, इसको दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना होगा, x थोड़ी होगा, 10th प्लेस पे तो 10x होगा, ये 1 प्लेस पे तो 1y होगा। बात समझ में आया? तब जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 10x प्लस y बोल रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, 10x प्लस y बोल रहे हैं। तो 10x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस y जो है, ये तुम्हारा आ रहा है कितना, 7:1 आ रहा है। 7:2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को उधर मल्टीप्लाई करो, क्या कहा जाएगा, 10x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस 7y, 7y आ गया। अब देखो इसको इधर भेजो, x को इधर ही रहने देता था, 10x को यही रहने दो, माइनस उधर से 7x आ जाएगा इधर, तो 7x इधर आ गया, 7x आ गया। अब बोलो इधर 7y था और 7y से y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है। 10x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 3x बच जाएगा। और देखो 7 में तो कितना बचेगा, 6y बच जाएगा। तो x इधर ही रहने देते हैं, y को इधर बुला लेते हैं, और ये उधर पहले से 6 था, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x बाई y कितना आ गया, देखो यहाँ x बाई y है, यहाँ लिखो x बाई y जो आ गया है तुम्हारा 2:1 आ गया। अब बोला सर पॉसिबल नंबर कितना होगा 2 डिजिट का, ऐसा पॉसिबल नंबर कितना हो सकता है? तो बहुत सारा हो सकता है सर। कैसे हो सकता है सर? बहुत सारा, जैसे कि मानते हैं पॉसिबल नंबर, मानते हैं कौन कौन सा होगा पॉसिबल नंबर। तो पॉसिबल नंबर होगा 2 डिजिट का। 2 डिजिट का पॉसिबल नंबर कितना हो सकता है, चेक मारते हैं। पहला तो 2 और 1 तो होगा ही होगा, तो 21 तो होगा ही होगा। एक पहला 2 और 1 होगा ही होगा। सर इसमें 2 1 के बाद से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, देखते क्या आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 42 हो गया। 42 के अलावा ऊपर फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 3 से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा,
और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। सर उसके बाद से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। और सर 5 से कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 3 डिजिट बनने लगा है। तो यहां तक कितना पॉसिबल है? 2 डिजिट नंबर 4। हेंस क्या बोल देंगे? हेंस ओनली 4 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। 2 डिजिट नंबर इज आर पॉसिबल। आर पॉसिबल। आया समझ में? कितना पॉसिबल है बाबू? कितना पॉसिबल है? सिर्फ 4 गो 1 2 3 4 गो है ना, तो सिर्फ 4 गो 2 डिजिट नंबर ही बना सकते हो इसको मिला के। आया समझ में? बनाने का तरीका समझ में आया? कुछ नहीं, वो बोला कि उसका रेशियो और सम, उसका रेशियो देखो, उसका रेशियो उसका सम करके सम का रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या आ जा रहा है तुम्हारा? 7/x आ जा रहा है। तो हम कर दिए आराम से। ठीक है, पहला नंबर को x मान लिया, दूसरा नंबर को y मान लिया। x y का वैल्यू आ गया, उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लिए कि कितना आएगा। आया समझ में? ठीक, तो ये है तरीका आपको बनाने का, आसान है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो देखोगे अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा सम ऑफ द नंबर इज 105। दो वो नंबर कोई लिया है, उसका सम करते तो ये आता है, डिफरेंस करते तो ये आता है। तो बताइए नंबर क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं कि लेट द, पहला नंबर को क्या मान लोगे? लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर को मान ही लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर को क्या मान लेते हैं? x। तो एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर को मान लेते हैं, ओहो x को हम 8 लिख दिए क्या गलती से? रुक जा x है ना ये बाबू। हाँ देखो, पहला नंबर को मान लेते हैं x और दूसरा नंबर को मान लेते हैं y। आया समझ में? बोले दोनों को अगर सम करते हैं तो आता है, दोनों को सम करते हैं तो आता है 105। कितना आ गया? 105। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, बार बार हम गलती लिख देते हैं ना, x प्लस वाई रहेगा ना, x प्लस वाई दोनों को सम करते हैं तो कितना आ जाता है? 105 आ जाता है। मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 माइनस, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना भाई। हाँ, तो कितना जा रहा है? y। ये हो गया पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया? इसको बोल दो पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन आ रहा है समझ में? दूसरा इक्वेशन बनाना शुरू करें। दूसरा इक्वेशन देखो, डिफरेंस बोला है, उन दोनों का डिफरेंस लेते तो आता है 45। मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 नंबर इक्वेशन का वैल्यू पुट करो इसमें। तो 1 नंबर इक्वेशन में क्या है? x का वैल्यू दिया है 105 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है? माइनस वाई पहले से है, इज इक्वल टू 45। तो क्या हो जाएगा? इधर इसको उधर भेज दो तो माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, और एक 45 माइनस 105, 45 माइनस 105 हो जाएगा। अब बोलो माइनस 2y तो रहेगा ही सर, 145 घटाओ इसमें से तो कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। और किसमें बचेगा सर? माइनस में। तो माइनस से ये वाला माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 60 2 से कटेगा तो कितना बचेगा? 30। क्या y का वैल्यू पता चल गया? सर x का वैल्यू पता कर सकता था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू पता करना है। तो फॉर x निकालना है, तो फॉर x पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चाहे वहां लिख देते हैं, वहां लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। इन इक्वेशन 1 में रखो। 1 कितना है बाबू? x इन 105 माइनस वाई। x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 105 माइनस y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105। y का वैल्यू कितना है बाबू? 30 है। तो 30 माइनस कर दो, 30 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? x इज इक्वल टू, अगर 100 होता तो 30 हटाता 70 बचता, तो ये कितना बच जाएगा? 75 बच जाएगा। बात खत्म। तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, बात खत्म। कितना आसान है जी सब। देखो एनसीईआरटी में ऐसा ही आसान क्वेश्चन मिलेगा तुमको। ये सीबीएसई पूछा है, स्टैंडर्ड सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने का चांस भी है। इस सबको देख के रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, एकदम सिंपल सवाल रहता है। आगे बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है बाबू? ये आ जाता है। ये देखो, एज वाला प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? एज वाला प्रॉब्लम बोल क्या रहा है? बोल रहे कंबाइन एज ऑफ द टू पीपल, दो वो लोग हैं, उनका कंबाइन एज मतलब दोनों को जोड़ के हो रहा है 34। अगर एक एज जो है, एक आदमी जो है 6 साल छोटा है दूसरे वाले से,
तो उनका एज कितना होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने का एक तो सिंपल तरीका है, एक तो तरीका है लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, महाकाल की कसम यहाँ 4 बच्चों को पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं 4 बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 4000 बच्चों को पढ़ाने आया हूं, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए महाकाल की कसम, है ना। तो ध्यान से सुना, अब क्या है, कंबाइन एज दिया हुआ है। मान लो कि पहला एज, लेट द एज ऑफ वन पर्सन, ऑफ वन ओल्डर पर्सन का मानते हैं एक्स, ओल्डर पर्सन, ओल्डर जो है मतलब जो बड़ा है, ओल्डर पर्सन जो बड़ा है उसका मान लेते हैं एक्स, देन एंड द एज ऑफ, और क्या बोल रहे हैं, एंड द एज ऑफ द यंगर पर्सन, जो छोटा है उसका एज मान लेते हैं y। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 साल छोटा है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि x माइनस वाई कितना आ रहा होगा, 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6, और उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, आया। दूसरा क्या बोला, दोनों का एज जोड़ के 34 आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं दोनों का एज जोड़ो, x प्लस वाई जो होगा ये आएगा तुम्हारा 34। तो x का वैल्यू पुट कर दो इसमें, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू इसमें पुट करो, x का वैल्यू कितना है 6 प्लस वाई, पहले से प्लस में y है, इज इक्वल टू 34। तो y और y 2y हो गया, 34 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, मतलब छोटा वाला कितना है 14 साल का। तो फॉर x क्या बोलेंगे, अब अगला सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम बोल रहे हैं x का कैसे निकालेंगे सर, तो पुट द वैल्यू ऑफ y बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो उसका वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा इन इक्वेशन 1। तो कैसा आएगा वैल्यू, x पहले से पता था तुमको, मतलब x निकालना है 6 पता है, और y का वैल्यू कितना निकाले हो 14, तो यहाँ पर रख दो 14, तो कितना हो जाएगा x 20 साल। तो ये 20 साल का है, x जो है, x मतलब जो बड़ा वाला है वो 20 साल का है, ये 6 साल का है, तभी तो छोटा वाला 6 साल छोटा है, मतलब ये 6 साल का, ये 20 साल, मतलब ये 20 साल का है और ये 14 साल का है, 20 साल का है 14 साल का है, दोनों का मिला के 34 आ रहा है, सही है ना, 34 आ रहा है, ठीक है। तो ये 34 नंबर सवाल में 34 का क्वेश्चन किए, ठीक है, आसान था। आगे देखोगे कि फादर का एज जो है 3 टाइम्स ज्यादा है, आगे क्या है, फादर का एज जो है 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 3 गुना है, फादर का एज कितना है, किससे ज्यादा है। अगर उनके बच्चे मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को जोड़ दिया जाए, दोनों बच्चों का एज जोड़ दिया जाए, उसके बाद फादर का एज आता है उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब बाबूजी जो है दोनों बच्चा को जोड़ने के बाद से 3 गुना ज्यादा आ जा रहे हैं। 5 साल के बाद क्या होता है, अभी से 5 साल के बाद जो बच्चे हैं उनका एज अगर जोड़ दिया जाता है, तो वो 2 चिल्ड्रन का एज अगर जोड़ दिया जाता है, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द एज। अच्छा, बच्चों के एज से उनका एज दुगुना हो जाएगा, अगर उनका एज अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, आज से 5 साल बाद जब एज होगा इनका, तो इनका जो एज होगा दुगुना हो जाएगा बच्चों के एज से। आया समझ में, ठीक है, द सम ऑफ द चिल्ड्रन एज, ठीक है। फादर का एज बताना है, क्या बताना है बाबू, फादर का एज बताना, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल। तुमको पहले क्या करना है, ऐसे बनाना है, सिंपल है एकदम, रुक जाओ तुमको हम बताते हैं। देखो मान लेते हैं, पहले देखो जो पूछेगा ना उसको x मान लो और दूसरे वाले को y मान लो, बात समझ में आ रहा है। तो हम मानते हैं कि लेट द एज नहीं बोलेंगे ना, प्रेजेंट एज बोलेंगे, अभी का एज उनका कितना है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट को प्लस एनटी लिख रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर मान लेते हैं हम लोग x। अब बच्चे का कितना एज होगा, तो मान लेते हैं एंड सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चा का एज अगर जोड़ोगे ना तो कितना आता है ये देखना है इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, y आ जाएगा। मान लेते हैं, ये माने हैं हम कि बाप का एज x है, बच्चे का एज जो है y है, दोनों बच्चा का जोड़ के। तो अब क्या बोला है, दोनों बच्चा को अगर एज जोड़ देते हैं
तभी भी फादर का जो एज है वो 3 गुना ज्यादा रहता है, 3 गुना ज्यादा, मतलब फादर का एज जो है x है, ये बराबर हो जाता है बेटे के एज का, नहीं बराबर नहीं हुआ है। इन दोनों को जोड़ने के बाद से फादर का एज 3 गुना है, तो इसका 3 गुना है ना, तो बराबर करने के लिए बेटा को 3 गुना का 3 करना पड़ेगा, बेटा को भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का बराबर होगा। तो ये आ गया तुम्हारा एक वैल्यू, इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बोल रहे हैं दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 5 साल के बाद तो दोनों का एज क्या हो जाएगा, x में से भी 5 कम और y में से भी 5 कम। सर हाँ सही बात है, x में से 5 कम, y में से भी 5 कम, 5 नहीं, आफ्टर 5 ईयर। देखो बाबू, आफ्टर मतलब होता है +5, आफ्टर मतलब होता है +5, एक सेकेंड, हाँ x में +5 होगा और y में भी हो जाएगा +5। आया समझ में? अगर दोनों में +5 हो रहा है तो बाप का एज दुगुना है, तो बाप का एज दुगुना है तो बाप में प्लस मतलब इंटू 2 नहीं करेंगे, बेटा में 2 इंटू कर देंगे। समझ में आया? बेटा में 2, देखो जिसका बढ़ रहा है उसमें नहीं करेंगे, उसको उल्टा में जाके करेंगे। कारण जिसका बढ़ रहा है, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तो हम तुमसे दुगुना है तो हमको दुगुना करना है, हम ही को दुगुना कर दोगे तो हम तो 20 गुना हो जाए, मतलब 4 गुना हो जाएंगे। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कम है, अगर तुम्हारे पास कम है तो तुमको दुगुना करना होगा। बात समझ में आया? तो बेटा कम था तो बेटा को दुगुना किए, यहाँ पे बेटा कम था बेटा को 3 गुना किए। आया समझ में? तो अब ये हो जाएगा, इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे? देखो ये हो जाएगा x + 5 = 2y + 10। आसान है, एकदम आसान है सर। सर x का वैल्यू पुट कर दे, इसमें कर सकते हो तुम, तो बाई लिखोगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3y + 5 = 2y, 2y तो 2y ही रहेगा सर, 2y + 10 करें। अब देखो सबको इधर लेके आते हैं, सबको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3x, अरे कौन बोल दिया, हाँ 3y है सर, और 2 इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। ये प्लस में 5 पहले से था सर, और -10 इधर आइए करेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा 0। अब बताओ 3 में से 2 गया तो y बच जाएगा खाली, और 5 में से 10 गया तो -5 बच जाएगा सर, और 0। तो y = कितना आ रहा है, y = कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y किसको माने थे सर, दोनों बच्चा का एज जोड़ के माने थे, तो बच्चा का तो आ गया, लेकिन फादर का निकालना है ना, तो फादर का कैसे निकालेंगे सर, y का वैल्यू अगर 1 में रख दे तो काम बन जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या बोलेंगे, we can obtain father's age, we can obtain father's age by putting the value of y, by putting the value of y in equation 1। आया समझ में? तो 1 नंबर इक्वेशन में अगर तुम y का वैल्यू रखते हो तो तुमको आराम से एज बाप का मिल जाएगा। रखते हैं, x = कब से दिया हुआ था, 3y, तो x = क्या हो जाएगा, 3 × 5, x = 15 साल। अरे बाप रे, 5 साल का बच्चा और 15 साल का बाप, तुम तो खुश हो गया हो सुन के ये सब, हैं? बाल विवाह हो गया, हैं? बड़ा खतरनाक सवाल है, सबका मन खुश, सारा 10th क्लास का बच्चा खुश है। चलो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लो इसका, उसके बाद से ये चैप्टर भी तुम्हारा हो जाएगा खत्म। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये वाला, बस ये वाला देख लो, उसके बाद से हो जाएगा तुम्हारा ये भी चैप्टर खत्म। ध्यान से देखना, क्या बात है। अच्छा, इसमें जो है इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये वाला, तो बोल रहा है कि फाइंड ए, इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है। लाइन जो है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द इतना एंड इतना। इसमें क्या है, एक ये दिया हुआ है, इसमें तुमको ये और ये मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना। पहले इस सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखो इक्वेशन लिखो पहले, ये क्या दिया हुआ है, 3x + 2y, सॉरी गलती हो गया, हाँ माइनस करो इसको, 3x - 2y = 10, ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 5x + y = 8, ये दोनों दिया हुआ है। आया समझ में? दोनों दिया हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, ऐड। लेकिन ऐड करोगे तो कुछ तो कटना चाहिए, तो हम बोलते हैं इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, बोलो। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, रुको, हम एक काम करते हैं, अगला में हम बोलते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन
2 बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, अरे 2 कौन लिख दिया, इक्वेशन 2 विथ 2 एंड ऐड इट टू इक्वेशन 1। आया समझ में यहां तक कि इक्वेशन 1 से उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ो, ये क्या है 3x माइनस 2y, क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्या है 5x नहीं 10 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई 5 गुना 10x हो जाएगा। ये y है तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये 8 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए तो ये से ये खत्म, बच गया कितना 13x इज इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू कहीं भी रखोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो पुटिंग द वैल्यू, x का वैल्यू कहीं भी रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन तुम बताओ कौन सा रख दें, 1 में रख दें, 1 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 में रखो इसको, तो 1 में रखोगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। तो 1 नंबर इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आया समझ में। तो अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू इसमें पुट करना है। x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है बाबू 2 है, 2 रखो तो 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y माइनस में रहेगा और y कितना चला जाएगा उधर, 10 है तो 10 रहने दो, 6 चला जाएगा उधर माइनस में, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2y मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस में 2। आया समझ में यहां तक कि माइनस 2 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, तो सुनो, a का अगर वैल्यू तुमको निकालना है तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे क्या, नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। यही तो होगा कि y का वैल्यू -2 होगा, x का वैल्यू 2 होगा। आ रहा है समझ में। अब क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो बोलो कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू टू 3, क्या है 3x प्लस ay इज इक्वल टू 8। इसमें रखते हैं, तो रखो, तो x इज इक्वल टू कितना माने हो तुम, 2 माने हो, बोलो x इज इक्वल टू कितना आया है 2, तो x इज इक्वल टू 2 रख दिए, प्लस a है तो प्लस a रहने देते हैं, y की जगह पे कितना रख दो -2, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 है, तो -2 इंटू a क्या हो जाएगा -2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो -2a है तो -2a रहने देते हैं, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 -6, तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका कितना हो जाएगा, यहां सॉल्व कर दें। यहाँ पे क्या था, वहां पे -2a और क्या था 8 - 6 इज इक्वल टू 8 - 6। तो e कितना हो जाएगा, माइनस में 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2/2, इधर का माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा -1 आ गया a का वैल्यू। इतना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कराया गया आप लोगों को कि इससे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये सब क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर देंगे। आया समझ में। बहुत खतरनाक सवाल है, इतना खतरनाक आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जाम में मिलने का चांस होता है क्योंकि हाई लेवल का स्टैंडर्ड जिसका मैथ है उसको ये काम आएगा। बात समझ में आ रहा है। जिसका बेसिक है तो बेसिक तो मेरा जो इंट्रो था ना उसी से खत्म हो जाएगा। बेसिक तुम्हारा, बेसिक का तो कोई इज्जत नहीं है। अब बात क्या आ जाता है, यहां से अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर खत्म की तरफ। चैप्टर हो गया हमारा खत्म। इसी के साथ आपको हम थैंक यू बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।